हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग 341 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पुरानी वीडियो में हम 340 पॉइंट तक कर चुके थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो को देख सकें और सिविल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकें। 341 नंबर पॉइंट देखिए। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट 1। दोनों का रेशियो कितना होगा? अप्रोक्सीमेट अबाउट 1 होता है। मैग्नीज स्टील मतलब कि रट आयरन इज अ टाइप ऑफ स्टील विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स। आपने कभी पढ़ा होगा, जब रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा है रट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल सेक्शन। रेल सेक्शन में जो पटरियाँ हैं, हिंदी में बोलते हैं, पटरियों के लिए रट आयरन यूज लिया जाता है। लेकिन जब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन है, उसमें है क्वेश्चन आया हुआ है, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो कि मैग्नीज स्टील इज अ टाइप ऑफ स्टील विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स। तो मैग्नीज स्टील है, ये टाइप ऑफ स्टील है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स बनाने के लिए काम में आता है। दोनों क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। 343 नंबर पॉइंट है ड्राई रूट। ड्राई रूट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ए टिम्बर। टिम्बर के अंदर एक डिफेक्ट का टाइप है ड्राई रूट। तो ये कहना चाह रहा है ड्राई रूट इज ए फंगल डिफेक्ट। ड्राई रूट किसी भी टिम्बर के अंदर एक फंगल डिफेक्ट है एंड इट इज कॉज ड्यू टू वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, ड्राई रूट जो फंगल डिफेक्ट है टिम्बर के अंदर, वो वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन में कॉज होता है। 344 नंबर पॉइंट है लीनियर थर्मल कोफिशिएंट रेंज फॉर बोथ ग्लास एंड ग्रेनाइट। लीनियर थर्मल कोफिशिएंट रेंज ग्लास के लिए और ग्रेनाइट के लिए लीनियर थर्मल कोफिशिएंट की रेंज होती है जो है 6 × 10⁻⁶ से 10⁻10⁻⁶ तक। लीनियर थर्मल कोफिशिएंट की जो रेंज है वो ग्लास और ग्रेनाइट की 6 × 10⁻⁶ से 10⁻10⁻⁶ के बीच में लाइज करती है। 345 नंबर पॉइंट है थिनर। थिनर क्या होते हैं? थिनर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है लाइक टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम फ्रैक्शन लाइक नैप्था और बेंजीन। वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, थिनर होते हैं जो, ठीक है, लाइक टर्पेंटाइन, पेट्रोलियम फ्रैक्शन, टर्पेंटाइन अलग है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन लाइक नैप्था और बेंजीन। थिनर के बारे में कभी कभी पूछते हैं। जो आपका जो थिनर क्या काम आता है? थिन कर मतलब जो पेंटिंग के लिए जो यूज में लिया जाता है उसको क्या होता है, पतला करने के लिए ये थिनर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, कि इजीली आप उसमें पेंट कर सकते हो, या स्टील पे आप पेंट कर रहे हो या फिर वुड मेंबर पे आप पेंट कर रहे हो तो वहाँ पे थिनर यूज में लिया जाता है। उस पेंट के अंदर थिनर काम में लिए जाते हैं। तो थिनर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो एक टर्पेंटाइन होता है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन होता है लाइक नैप्था और बेंजीन। ये बिल्डिंग मटेरियल के पॉइंट हैं जो आपको बता रहे हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग, आपको यदि पढ़े हैं थ्योरी ढंग से तो आपको इन चीज़ों को बस आपको एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। 346 नंबर पॉइंट देखिए। इन केस ऑफ बेसमेंट, यदि किसी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट है तो मैं यही बता रहा हूँ, इन केस ऑफ बेसमेंट लेइंग ऑफ डीपीसी इज कॉल्ड टैंकिंग। यदि बेसमेंट, इन केस ऑफ बेसमेंट की बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर यदि बेसमेंट बनाया अपन ने तो वो यही कह रहा है इन केस ऑफ बेसमेंट जो डीपीसी की लेइंग करते हैं वो टैंकिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, लेइंग ऑफ डीपीसी इज नोन एज टैंकिंग। इफ बेसमेंट केस, बेसमेंट के केस में डीपीसी की लेइंग जो करते हैं अपन उसको हम टैंकिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। 347 नंबर पॉइंट देखिए ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल। दो तरीके के मटेरियल होते हैं। ब्रिटल मटेरियल का तो आप एक एग्जांपल आप जानते हो, कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल, सेरेमिक मटेरियल और कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल। ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं, इनके अंदर कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता। यदि आपसे पूछ रहे ऐसा कौन सा मटेरियल इसके अंदर प्लास्टिक जोन नहीं होता, नो प्लास्टिक जोन होता है, कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता, वो ब्रिटल मटेरियल होता है। और जिस मटेरियल के अंदर लार्ज प्लास्टिक जोन होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। जो लार्ज प्लास्टिक जोन रखते हो वो डक्टाइल मटेरियल, जो नो प्लास्टिक जोन, कोई प्लास्टिक जोन नहीं रखते, वो आपके ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन है, सेरेमिक मटेरियल है, कंक्रीट भी एक ब्रिटल मटेरियल माना जाता है। 348 नंबर पॉइंट देखिए फेलियर विदाउट वार्निंग। ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो विदाउट वार्न किए ही फेल हो जाते हैं? तो ब्रिटल मटेरियल हैं जो फेल हो जाते हैं विदाउट वार्न किए ही, मतलब कि वार्निंग नहीं देते हैं, वार्निंग साइन नहीं इंडिकेट करते हैं, ये बिना वार्निंग के ही ये क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं। तो जो मटेरियल विदाउट फेलियर हो जाते हैं विदाउट वार्निंग के, वो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं। फेलियर विदाउट वार्निंग दैट मटेरियल इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल। ओके, 349 नंबर पॉइंट देखिए परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट की पोरोसिटी पे परमेबिलिटी डिपेंड करती है कंक्रीट की, डायरेक्टली रिलेट है उससे, डायरेक्टली रिलेशन रखती है
ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। ओके फ्रेंड्स, 349 पॉइंट हो गया। 350 नंबर पॉइंट देखिए। 350 नंबर पॉइंट में लिखा है पम्प्ड कंक्रीट हैज लार्जली बीन यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टनल एंड ब्रिजेज। जो पम्प्ड कंक्रीट होती है जनरली लार्जली यूज मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज ली जाती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टनल्स एंड ब्रिज में पम्प्ड कंक्रीट यूज में ली जाती है। ओके। एयर एंट्रेन कंक्रीट हैज़ हाई रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। ये जो एयर एंट्रेन कंक्रीट कौन सी होती है, जिसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है, जिस कंक्रीट पेस्ट के अंदर एयर एंट्रेनिंग एजेंट विंसोल रेजिन ट्रीटा पाउडर या जो होते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट होते हैं वो यदि मिलाते हैं तो वो एयर एंट्रेंट कंक्रीट कहलाती है। और एयर एंट्रेंट कंक्रीट हैज़ हाई रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के लिए जो रेजिस्टेंट रखती है वो एयर एंट्रेंट कंक्रीट होती है। कौन सी कंक्रीट होती है जो फ्रीजिंग और थ्रोइंग कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट रखती है, वो आपकी एयर एंट्रेंट कंक्रीट है। मतलब कि एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सर यदि अपने यूज में लेते हैं कंक्रीट पेस्ट के अंदर तो वो फ्रीजिंग और थ्रोइंग कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट वो कंक्रीट रखती है। ओके। या फिर ये कह सकते हैं कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो होते हैं वो फ्रीजिंग और थ्रोइंग ऑफ कंक्रीट के रेजिस्टेंस के लिए काम में लिए जाते हैं कंक्रीट के अंदर। कुछ भी कह सकते हो आप, सिंपल सा भी है। राउंडेड एग्रीगेट 352 नंबर पॉइंट है। राउंडेड एग्रीगेट हैज मिनिमम वर्ड्स। जो राउंडेड जो एग्रीगेट होते हैं, राउंडेड टाइप के जो एग्रीगेट हैं वो मिनिमम वर्ड्स रखते हैं एंड मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं उनके अंदर मिनिमम वर्ड्स होते हैं और मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मिनिमम रेशियो होता है। दिस रिक्वायर्ड मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट। ठीक है, जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिमम दिस रिक्वायर्ड मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट। अच्छी कंक्रीट बनाने के लिए उन्हें मिनिमम सीमेंट पेस्ट की जरूरत पड़ती है। जो आपके राउंडेड कंक्रीट होते हैं, सिंपल सी वे में कह दिया जाए तो राउंडेड एग्रीगेट के अंदर मिनिमम वर्ड्स होते हैं जिसके कारण उन्हें मिनिमम सीमेंट पेस्ट की जरूरत होती है एक गुड कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 353 नंबर पॉइंट देखिए। 353 नंबर पॉइंट कहता है द रेशियो ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ टू क्यूब स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 0.77 टू 0.96। सिलेंडर स्ट्रेंथ और क्यूब स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है 0.77 से 0.96, लेकिन जनरली हम अप्रोक्सीमेट रेशियो जो लेके चलते हैं वो 0.85। जनरली आपने देखो 0.85 पी लेके चलते हैं। ठीक है, तो 0.85 हम लेके चलते हैं, वैसे वेरी करता है 0.77 से 0.96 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 354 नंबर पॉइंट देखिए। 354 में है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मटेरियल इज मिक्सर इज डिस्चार्ज आफ्टर अबाउट 20 रिवोल्यूशन एंड इट टेक 2.5 से 3 मिनट। जो एक मिक्सिंग जो करते हैं कंक्रीट के अपन जो बड़ा बैचर मिक्सर होते हैं उस मिक्सर के अंदर हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर सब मिक्स करके जब उसे मिक्सिंग कराते हैं तो उसका जो 20 रिवोल्यूशन तक हम उसे घुमाते हैं और 2.5 से 3 मिनट तक घुमाते हैं। 2.5 से 3 मिनट में आपके 20 रिवोल्यूशन होते हैं, उसके बाद हम जो कंक्रीट होती है उसे अपन डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये वही कह रहा था, एक कंप्लीट साइकिल में जो अपन मिक्सर में एग्रीगेट को डालते हैं वो आपका 20 रिवोल्यूशन लगाता है और 2.5 से 3 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लगाता है एक मिक्सर होता है एक बैच को निकालने के लिए। ठीक है, एक वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मटेरियल को करने के लिए कितना टाइम लेता है, तो वो आपका 2.5 से 3 मिनट लेता है और 20 रिवोल्यूशन तक उसको घुमाता है, तब आपका एक कंक्रीट बन जाता है कम्प्लीटली। तो 355 नंबर पॉइंट देखिए द ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्योरिंग पीरियड। क्योरिंग पीरियड के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, क्योरिंग पीरियड के दौरान ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्योरिंग पीरियड मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा क्योरिंग पीरियड के दौरान 15 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 356 नंबर पॉइंट देखिए मेन डिसएडवांटेज ऑफ लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार की डीमेरिट्स क्या है, एक डीमेरिट्स मेन डीमेरिट्स कौन सी होगी लाइम मोर्टार की, डज नॉट सेट क्विकली, जल्दी से सेट नहीं होता, डज नॉट सेट क्विकली। लाइम मोर्टार की एक मेन डिसएडवांटेज वो है जो कौन सी होती है, डज नॉट सेट क्विकली, वो जल्दी से सेट नहीं होता। 357 नंबर पॉइंट देखिए द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार 28 डेज क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार, हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार का मॉडुलस ऑफ रप्चर 28 दिन की क्यूरिंग के बाद शुड नॉट बी लेस देन 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। या कहीं कहीं जगह आपको 1.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, अप्रोक्सीमेट आप एक कह सकते हैं इसको 1.05 को। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है हाइड्रोलिक लाइम का 28 डेज क्यूरिंग के बाद जो आपका शुड नॉट बी लेस देन 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, ये बहुत मोस्ट है। वैसे सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ जो ज़्यादातर आने के चांसेस जिनको ज़्यादा हैं उनको मैं कह भी रहा हूँ, बहुतों को मैं नहीं भी कहता हूँ, लेकिन आपको सब याद करने हैं, सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पर्पज ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार, हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार का मॉडुलस ऑफ रप्चर 28 दिन की क्योरिंग के बाद कितने से कम नहीं होना चाहिए, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहीं कहीं आपको 1.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 358 नंबर पॉइंट। 358 नंबर पॉइंट कहता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होती है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हैज अप्रोक्सीमेट 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये रेशियो कभी कभी पूछता है।
359 नंबर पॉइंट है द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये। द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क, द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट का अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन कितना होता है रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क के लिए 30%, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 360 ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होती है वो हाई रेजिस्टेंस देती है सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक से। सल्फेट अटैक होता है और क्लोराइड अटैक जो होता है उससे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आपको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इस कौन सी टाइप की सीमेंट है जो हाई रेजिस्टेंस रखती है सल्फेट के लिए और क्लोराइड अटैक के लिए, तो आपको कौन सा नाम लोगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है जो आपको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है सल्फेट अटैक और क्लोराइड अटैक के लिए। 361 नंबर पॉइंट है द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन से काम में ले जाते हैं, तो रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, तो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो आपको कहते हैं लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट। मेन रॉ मटेरियल हैं जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट बनाने के लिए काम में आता है, वो कौन से होते हैं, लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट, ठीक है। 362 नंबर पॉइंट होता है, 362 नंबर पॉइंट है आपका फॉर मराइन वर्क बेस्ट सूटेड, फॉर मराइन वर्क बेस्ट सूटेड सीमेंट, मराइन वर्क के लिए, मतलब मराइन वर्क के लिए बेस्ट सूटेड सीमेंट कौन सा होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है जो बेस्ट सूटेड सीमेंट होता है जो मराइन वर्क के पर्पज़ के लिए काम आता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के लिए 3-4 पॉइंट लिखा दिए गए हैं, सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मराइन वर्क के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बेस्ट सूटेबल होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 363 क्विक सेटिंग सीमेंट हैव इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 364 नंबर पॉइंट है हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मेजर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे मेजर करते हैं, कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर होता है जिससे अपन हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेजर कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। C3S बोगस कंपाउंड है, ये आपने पढ़ा होगा C2S C3S C3A C4AF, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये बोगस कंपाउंड है जो आपको सीमेंट के अंदर होते हैं ये, तो इसका ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, कभी आपसे पूछते हैं उन बोगस कंपाउंडों में से चारों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल किसे माना जाता है, तो C3S जो होता है वो बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है, आपको याद रखना है C3S इज द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन बोगस कंपाउंड। सीमेंट के अंदर जो बोगस कंपाउंड होते हैं C3S C3A C2S C4AF 4 होते हैं ये, तो इनमें से जो बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है वो आपका C3S होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक, ब्रिक के अंदर जो बीच में जो फ्रॉग होता है वो क्या काम आता है, उसका क्या पर्पज है, ब्रिक के अंदर क्यों देते हैं हम उसको, ये थोड़ी एक नाम लिखने के लिए दिया है, नहीं, उसका पर्पज होता है सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, भाषा में, सिविल टेक्निकली में इसमें एक पर्पज होता है। तो पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक वर्क फॉर्म कीवर्ड जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ब्रिक और मोर्टार के बीच में एक कीवर्ड जॉइंट, मतलब कि कीवर्ड जॉइंट बनाता है ये, कीट जॉइंट बनाता है, ठीक है, बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार के बीच में एक जॉइंट कीट जॉइंट बनाता है, उसके लिए मतलब उनको बांधे रखता है, इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली जो मोर्टार फिल हो जाता है, इसलिए हम रॉक देते हैं ब्रिक के अंदर। तो लिखा भी है यदि टेक्निकली वे में फॉर्म कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, ठीक है, तो ये पर्पज है फ्रॉग का ब्रिक के अंदर क्यों प्रोवाइड करते हैं। 367 नंबर पॉइंट देखिए, 367 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, 367 नंबर पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाइड इज, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर कब मैक्सिमम होगी, जब अपन लोड पैरेलल टू ग्रेन अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड इज अप्लाइड, ये भी पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3-4 बार पूछा गया है ये, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, टिम्बर की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब होगी, टिम्बर की स्ट्रेंथ जब लोड अप्लाई होगा पैरेलल टू ग्रेन। 368 नंबर पॉइंट देखिए, 2 प्रकार के ट्री हम पढ़ते हैं, एक्सोजीनियस ट्री होता है, एक एंडोजीनियस ट्री होता है। तो एक्सोजीनियस ट्री का यदि आपसे कोई एग्जांपल पूछेगा तो वो आपके यूकलिप्टस ट्री होता है, यूकलिप्टस होता है, एग्जांपल है यूकलिप्टस, यूकलिप्टस एक्सोजीनियस ट्री का एक एग्जांपल। लेकिन एक्सोजीनियस 2 तरीके के होते हैं, कॉनिफस ट्री और डेसिडियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री 2 तरीके होते हैं, कॉनिफस ट्री और डेसिडियस ट्री। एंडोजीनियस के लिए आपसे कोई, और ये 2 तरीके के तो ये होते हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस होते हैं। एक्सोजीनियस का एग्जांपल पूछेगा तो यूकलिप्टस है जो आपका एक एग्जांपल एक्सोजीनियस ट्री का। एंडोजीनियस का कोई एग्जांपल, एंडवर्ड्स इनके बढ़ते हैं, तो जो बांस है, बम्बू जो बांस, ठीक है, बम्बू मतलब बांस होता है हिंदी में, तो इसका एक एग्जांपल है। और एक्सोजीनियस के टाइप होते हैं 2, कॉनिफस ट्री और डेसिडियस ट्री। जो कॉनिफस ट्रीज को सॉफ्टवुड के नाम से जानते हैं और डेसिडियस ट्रीज को हार्डवुड के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कहा कॉनिफस ट्री कैसे होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, और डेसिडियस आपके हार्डवुड होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए एक्सोजीनियस का कोई एग्जांपल, तो यूकलिप्टस एक्सोजीनियस का एक एग्जांपल है और एंडोजीनियस का बांस एक एग्जांपल है, ठीक है। 369 नंबर पॉइंट देखिए, 369 नंबर पॉइंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, टिम्बर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो 0.5 से 1
0.5 to 1 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विच टाइप ऑफ सोविंग मतलब कटिंग ऑफ टिम्बर। सोविंग का मतलब कटिंग ऑफ टिम्बर। विच टाइप ऑफ सोविंग है मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ टिम्बर। किस टाइप की कटिंग जो टिम्बर की अपन जब करते हैं तब मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ टिम्बर निकलता है। तो रेडियल सोविंग होती है। सोविंग बहुत तरीके होती है, रेडियल सोविंग, क्वार्टर सोविंग, टेंजेंशियल सोविंग होती है, लेकिन रेडियल सोविंग के अंदर मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ टिम्बर, जब रेडियल टाइप की सोविंग, जब रेडियल टाइप की कटिंग हम टिम्बर की करते हैं तो मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ टिम्बर निकलता है इससे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी सोविंग करते हैं टिम्बर की जब आपका मैक्सिमम वेस्टेज होता है टिम्बर का। तो रेडियल सोविंग है मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ टिम्बर। 370 नंबर पॉइंट यहाँ खत्म होता है। 371 नंबर पॉइंट एक ये टिम्बर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन फ्रॉम। वो कौन सा टिम्बर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम हार्डवुड। जो हार्डवुड से जो टिम्बर प्राप्त होता है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज में काम में लिया जाता है। ये ऐसा कहना था, टिम्बर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो टिम्बर यूज में लिया जाता है वो हार्डवुड से ऑब्टेन हुआ रहता है, वो टिम्बर कंस्ट्रक्शन पर्पज में काम में लिया जाता है। तो एक अभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा टिम्बर यूज में ले, जो हार्डवुड से जो टिम्बर प्राप्त होता है वो आपका कंस्ट्रक्शन पर्पज में काम आता है। तो टिम्बर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम हार्डवुड। नेक्स्ट पॉइंट है 372 नंबर पॉइंट है ड्राई रूट। ड्राई रूट एक डिफेक्ट टिम्बर के अंदर। ड्राई रूट इन टिम्बर इज कॉज बाय लेक ऑफ वेंटिलेशन। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ड्राई रूट इन टिम्बर, ड्राई रूट टिम्बर के अंदर ड्राई रूट जो डिफेक्ट है वो कब कब आता है, कैसे कॉज होता है। लेक ऑफ वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन की कमी से ड्राई रूट डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं टिम्बर के अंदर। लेक ऑफ वेंटिलेशन धूप वूप की कमी रहती है, उसकी वजह से ड्राई रूट प्रेजेंट हो जाते हैं टिम्बर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। 373 नंबर पॉइंट देखिए द एज ऑफ टिम्बर एस्टिमेटेड बाय एज ऑफ टिम्बर नंबर ऑफ एनुअल रिंग। जितनी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होगी उतनी उस ट्री की एज होती है। किसी भी पेड़ की एज कैसे पता लगा सकते हैं, उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होती हैं वो वो ट्री की एज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एनुअल रिंग जितनी पेड़ के अंदर होंगी उतना उस पेड़ की उम्र होती है। तो ये द एज ऑफ टिम्बर एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 374 374 नंबर है डिकम्पोजिशन एंड प्यूटरफेक्शन ऑफ टिश्यूज ऑफ ए स्टैंडिंग ट्री कैन बी कॉज बाई बैक्टीरिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज ऑफ ए स्टैंडिंग ट्री के जो टिश्यूज होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है वो कैन बी कॉज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन होता है। किसी भी जो स्टैंडिंग ट्री है, जो खड़ा पेड़ है, मतलब कि जो जीवित है, लाइव ट्री है, उसका जो डिकम्पोजिशन टिश्यूज़ का जो डिकम्पोजिशन होता है वो बैक्टीरियाज के थ्रू होता है। बैक्टीरिया उन टिश्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये यही लिखा है डिकम्पोजिशन एंड पुटरफेक्शन ऑफ टिश्यूज ऑफ ए स्टैंडिंग ट्री कैन बी कॉज बाई बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। 375 नंबर पॉइंट देखिए। 375 नंबर पॉइंट में लिखा है ब्रिक मेजोनरी इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। ब्रिक मेजोनरी 5 कैटेगरी में बांटी हुई है। रेनफोर्स्ड में, अनरेनफोर्स्ड में, विदाउट फिल, विथ हैवी फिल और एबोर्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 5 में ब्रिक मेजोनरी को डिवाइड किया गया है। रेनफोर्स्ड, अनरेनफोर्स्ड, विदाउट फिल, विथ हैवी फिल और एबोर्ड कंस्ट्रक्शन के ये 5 पॉइंट हैं जिन पाँचों के अंदर, ये 5 टाइप के अंदर ब्रिक मेजोनरी को डिवाइड किया गया है। आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ ले ब्रिक मेजोनरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 5 में किया गया। उनके नाम इस तरीके से हैं। ठीक है, 376 नंबर पॉइंट है आपका ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप पैनल एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप पैनल क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कभी आरसीसी पढ़ाने का मौका मिला तो आपको बताएंगे फ्लैट स्लैब में ड्रॉप पैनल कहाँ होते हैं। 377 नंबर पॉइंट देखिए मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसी बीम नीड टू बी प्रोवाइड। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? रेनफोर्स कंक्रीट बीम के अंदर मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट सडन फेलियर को रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम नीड टू बी प्रोवाइड टू प्रिवेंट सडन फेलियर। सडन फेलियर को रोकने के लिए मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्स कंक्रीट बीम के अंदर। ये आपको याद हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये आ सकता है कभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 378 नंबर पॉइंट इफेक्टिव विड्थ। इफेक्टिव विड्थ फॉर टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ बी एफ से डिनोट करते हैं, बराबर में एल नॉट बाई 6 प्लस में बी डब्ल्यू प्लस में 6 टी एफ शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी। फॉर इन्वर्टेड एल बीम के लिए विड्थ ऑफ बी एफ बराबर में एल नॉट अपन 12 प्लस में बी डब्ल्यू प्लस में 3 डी एफ शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी। ये आपको याद होनी चाहिए। इफेक्टिव विड्थ फॉर टी बीम और इफेक्टिव विड्थ फॉर इन्वर्टेड एल बीम के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज होते हैं। 379 नंबर पॉइंट देखिए मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। IS 456 2000 कोड के हिसाब से मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है ASB अपन B इंटू SB
0.4 अपन में 0.87 एफ आई, यहाँ से आप स्पेसिंग निकाल सकते हो। ठीक है, स्पेसिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, सब कुछ आपको गिवन रहेगा। एफ आई आप जानते हो 250, 415, 500 जो भी होगा आपका, यहाँ से आप स्पेसिंग फाइंड कर सकते हो। 380 नंबर ये मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट का फॉर्मूला है, जो आपको IS 456/2000 के अकॉर्डिंगली ये है। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब, स्लैब के अंदर मिनिमम रेनफोर्समेंट FE 250 के लिए अंदर 0.15%, FE 415 के लिए 0.12%, और वेल्डेड वायर फैब्रिक के अंदर 0.12%। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर FE 250 के 450, 415 में, और वेल्डेड वायर फैब्रिक के लिए अलग अलग होता है। FE 250 0.15%, FE 415 0.12%, एंड वेल्डेड वायर फैब्रिक के अंदर 0.12% होता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में 380 नंबर पॉइंट तक ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 381 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड अपने फ्रेंडों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू दोस्तों।